माई सेल्फ कृष्णकांत फ्रॉम चैतन्य एजुकेशन। तो आज हमारे बीच है अक्षात सांख्य फ्रॉम विवेकानंद। सो ही हैज़ बीन अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ एंड टॉपर ऑफ हिज स्कूल एंड ही गॉट 97.8% मार्क्स इन हिज क्लास 10। तो कुछ क्वेश्चंस मैं बेसिकली स्टूडेंट पूछना चाहते थे, तो उसके रिगार्डिंग ये किया गया है। तो अक्षांश, आपसे आपके जब रिजल्ट आने से जस्ट पहले आपको कैसा वो हुआ था? आप न्यूज़ में नीचे से हेडलाइंस आने लगी कि सीबीएसई का रिज़ल्ट आ गया। स्कूल के थ्रू फ़ोन आया तो बताया गया कि स्कूल में आ जाइए, आपने टॉप किया। तो आपके फैमिली में आप उन लोगों ने क्या बोला? बहुत ही एकदम से तो पहले एक्साइटमेंट नहीं हुई, क्योंकि एकदम से अजीब सा लगा। फिर धीरे जब एक श्योर हो गए कि हाँ आई है, बनी है, टॉप किए हैं, तब तो बहुत खुशी हुई घर वालों को। और फिर मतलब काफ़ी खुशी हुई और मिठाइयाँ बंटवाई और काफ़ी खुशी हुई। एक चीज़ और देखा जाता है कि जनरली जो स्टूडेंट होते हैं वो उनका सिलेबस जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर वो कुछ रह जाते हैं, कुछ मंथ पेपर के पहले वो कोचिंग लीव कर देते हैं और फिर वो बोल देते हैं कि सम हाउ अदर रीजन वो बोल देते हैं कि सर मैं सेल्फ स्टडी करना चाहता हूँ। तो इसका जो है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? वो कुछ आप कहना चाहिए इसके बारे में? एक्चुअली होता क्या है कि नाम की सेल्फ स्टडी है। अगर तुमको लगता है कि तुम सेल्फ स्टडी वाकई कर रहे हो तो करो, लेकिन मुझे नहीं लगता 9th-10th के स्टूडेंट इतना मेंटली वो होते हैं कि सेल्फ स्टडी कर लें, और इसी चक्कर में वो कोचिंग छोड़ देते। या फिर मैं नहीं कह रहा कि कोचिंग मतलब पढ़ो ही या फिर पढ़ के छोड़ दो, मतलब जहाँ भी पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो तो लास्ट टाइम पे स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ देते हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं तो कोचिंग छोड़ देते हैं, सोचते मतलब खुद अपने मन से पढ़ लेंगे, सेल्फ स्टडी कर लेंगे। लेकिन ये सबसे ज़्यादा वो रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, क्योंकि लास्ट टाइम पे टीचर्स अपना बेस्ट देना चाहता है कि शॉर्ट टाइम में ज़्यादा बता दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा, और मेन टॉपिक्स जो पेपर में आ सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से इसको बताया, एक्सप्लेन किया कि मेनली प्रॉब्लम आती है कि मतलब वो उतना शेड्यूल प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाते हैं आफ्टर लिविंग दिस। तो कुछ और भी चीज़ें जैसे बाकी सब लोग भी शेड्यूल कुछ लोग फॉलो भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, बट फिर भी उनके 100/100 नहीं आते। ऐसा आपने क्या, आपको क्या लगता है कि कुछ सेपरेट आपने अलग हट के किया कि जिसकी वजह से आपके 100/100? अब मैथ्स की बात रही तो उसमें थोड़ा मेंटेलिटी का भी फ़र्क होता है। कुछ बच्चे एकदम से नहीं सोच पाते कि इसमें क्या करना है, कुछ सोच भी लेते हैं, लेकिन बहुत से क्या करते हैं कि क्वेश्चन को लाके बीच में छोड़ देते हैं, सोचते अब क्या करें। तो हमेशा हमारे सर ने बताया है कि 2 स्टेप आगे की सोच के चलो। अगर हम फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं तो ये सोचना चाहिए कि थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, तभी फर्स्ट स्टेप करो। और नंबर इसके बारे में सर आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, स्टूडेंट्स को जनरली लास्ट टाइम पे क्या रहता है जनरली कि ये मेंटालिटी रहती है कि जैसे अक्षांश ने बताया और आपने क्वेश्चन पूछा है कि स्टूडेंट छोड़ देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट जहाँ पे पढ़ रहा है, या वो कोचिंग में पढ़ रहा हो या वो स्कूल में पढ़ रहा हो, वहाँ पे उसको कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब सेमेस्टर चल रहा होता है, जब सेशन चल रहा होता है, तो पहले सिलेबस पे फोकस किया जाता है कि सिलेबस खत्म हो जाए, पर लेकिन बाद में जाके जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं तो उस पर हम फोकस करते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, एनसीईआरटी वगैरह हो गया, क्या इंपॉर्टेंट है उसमें, आर डी शर्मा से कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट द ईयर हमने आर डी शर्मा लगा लिया, प्रीवियस ईयर भी लगा, एनसीईआरटी लगा, पर लास्ट टाइम पे किस पे फोकस ज़्यादा करना है, तो वो जब आप मान लीजिए कोचिंग छोड़ भी दिए या अपने स्कूल से भी छोड़ दिए, तो उसमें आपको पता ही नहीं पड़ पाएगा कि मेरे को किस पार्ट पर फोकस करना है। तो जनरली क्या रहता है, 2 टाइप के स्टूडेंट्स उसमें मिलेंगे कि जिनके मान लो मार्क्स एवरेज आते हैं, तो वो क्या है, लेजी हो जाते हैं जनरली कि अरे इतना सारा कौन करेगा, यहाँ पे भी टेस्ट हो रहा है, कोचिंग में भी टेस्ट हो रहा है, ये कौन देगा इतना सारा। और जिनके मार्क्स आते हैं तो उनको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, मेरे तो मार्क्स पहले से आ रहे हैं। पर लेकिन जनरली क्या होगा कि जब 2-3 महीने का टाइम रहता है तो ये मेंटलिटी रहती है, बाद में जाके बच्चा लेजी हो ही जाता है, या वो अच्छा बच्चा हो कैसा भी हो, बाद में जाके ऐसा होगा उसके साथ में वो करता जाएगा, पर लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उस पर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए उस बच्चे को रेगुलर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वो टीचर के साथ में रह के ही पा सकता है। और उसके बाद में रहा टेस्ट का, तो अभी तक बच्चों आपने टेस्ट जो भी दिए हैं, तो उन टेस्टों को जैसे स्कूल में दिए होंगे तो उनकी चेकिंग आप देखिएगा, तो चेकिंग वगैरह में को मार्क्स बता दिए जाते हैं। अगर कोई डाउट्स आता है तो वो क्लियरिफाई नहीं हो सकता है, पर लेकिन स्टूडेंट्स के लिए उसके डाउट्स क्लियरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको फुल मार्क्स दिला सकती है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, वो चीज़ हमने कोई क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दिया, उसको हम जानते हैं, वो सॉल्व कर दिया पूरा, वो तो ठीक है, पर लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसका कॉन्सेप्ट कौन बताएगा। तो अगर बाद में जाकर आप टीचर के कॉन्टैक्ट में नहीं है तो वो डाउट्स वगैरह रह जाएंगे आपके, और आप स्कोर अच्छा कर ही नहीं पाओगे। तो आप सोशल मीडिया और मोबाइल ये सब यूज नहीं करते थे? नहीं, एक्चुअली 10th में क्या था कि मेरे पास कुछ नहीं था,
10th में घर पे एक टीवी लगी थी, वो भी उसमें सिर्फ डीडी नेशनल आता था। बहुत ही अच्छा चैनल था, हर तरीके की न्यूज़ भी आती थी, मूवी भी आती थी, सीरियल भी आते थे, ऑल इन वन चैनल कह लो उसको। तो बस वही देखते थे, थोड़ा बहुत देख लेते थे संडे सैटरडे को, नहीं तो वैसे कुछ था ही नहीं, तो डिस्ट्रैक्शन ही कम थे, तो बस फोकस तो अपने आप हो ही जाएगा। तो बिना समय बर्बाद किए हुए कुछ और भी क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट के। कुछ स्टूडेंट की कह रही थी कि मतलब बुक्स के रिगार्डिंग और रिवीजन कैसे करते हैं, कि आपने लास्ट के 2 मंथ में रिवीजन कैसे किया आपने। जैसे होता है कि जनरली लोग मैथ और साइंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बट एट द एंड क्या होता है कि और भी सब्जेक्ट रहते हैं, फिर सारे सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ता है। पहले SST हो गया, सारी सब्जेक्ट आ जाती हैं, फिर उनके हिसाब से फिर सारे ही एक साथ लोड आती है, फिर उसको कैसे आपने हैंडल? मेरे अकॉर्डिंग तो हिंदी इंग्लिश तो मोरली है। एक बार अगर आप आराम से बैठ के एक बार अगर पूरा चैप्टर लेसन पढ़ लेते हिंदी या इंग्लिश का, तो हम ये गारंटी दे रहे हैं कि वो समझ में आ जाएगा थ्योरी पार्ट। अब हमारे सर भी हमें बताते हैं बेसिक से लेके चलो और स्टैंडर्ड तक कुछ मत छोड़ो। नहीं कह रहे स्टैंडर्ड तक, मीडियम तक जाओ, आराम से CBSE पेपर हो जाएगा, इतना टफ नहीं आता CBSE पेपर। और जो लास्ट के 3 घंटे जब पेपर दे रहे हो, वो तुम्हारे लास्ट के 3 घंटे हैं, वो तुम्हें खुद अपने ऊपर देने होते हैं। उस टाइम पे हम जो कह रहे 100% कंसंट्रेशन से अगर पेपर को तुम देखो तो 20% पेपर के आंसर पेपर में ही होंगे, और रह बचा 80% वो तुम्हारा 50% पढ़ा हुआ और 30% प्रेजेंस ऑफ माइंड, उससे हो जाता पेपर पक्का। ये मेरा एक्सपीरियंस, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, और आई होप आप भी फॉलो करो उसको। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और भी स्टूडेंट ने पूछे हैं, तो उसमें शॉर्ट में आंसर चाहते थे कि किस महीने में आपके सिलेबस कंप्लीट हुए थे? सिलेबस कंप्लीटिंग स्टेट तो एंड ऑफ ईयर, जैसे दिसंबर में अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो रही बात जनवरी फरवरी, इतने में प्री बोर्ड्स हैं और कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ वगैरह, कहीं भी कोचिंग पढ़ते हो आप, वहाँ ये सब चलने लगता है। तो उतने टाइम पे फिर एकदम से सिलेबस भी हो रहा, साथ साथ प्री बोर्ड्स भी हो रहे, तो नहीं हो पाता। तो दिसंबर तक आई थिंक हो जाना चाहिए सिलेबस। तो उससे फिर क्या रहता है, जनवरी फरवरी आपका बहुत अच्छे से टेस्ट सीरीज, हाँ टेस्ट सीरीज़ तो देना ही है। टेस्ट सीरीज से क्या इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाता है पेपर देने का, कि जब आप ऐसा नहीं लगेगा कि नई बार पेपर दे रहे, तो एकदम से थोड़ा डर सा लगता है। और पता नहीं, बोर्ड में बहुत से नए टीचर आते हैं, कहीं साइन कराने आएंगे, कहीं कुछ, उसमें डिस्ट्रैक्शंस भी हो जाते, तो डर सा भी लगने लगता है। और अचानक से रोल नंबर गलत कर दिया उन्होंने, डांट दिया, तो बहुत सा डर लगता है। तो उस बीच मतलब टाइम चला जाता है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस पहले से होगी, टेस्ट सीरीज देते रहोगे, तो वो टाइम आपका बच जाएगा वहाँ पे। तो ये है कि मतलब अच्छे से दिसंबर तक ख़त्म हो जाना चाहिए कोर्स। मतलब टेस्ट सीरीज में से आपका डर निकल जाता है। हाँ, टेस्ट सीरीज से डर निकल। तो आई थिंक इसीलिए सर लोग टेस्ट सीरीज काफ़ी करवाते हैं। और इसके अलावा और क्या क्या एडवांटेज होते हैं इसके? टेस्ट सीरीज में ये जो स्टार्टिंग हम करते हैं, तो वो चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड ऐसे करके जब रिवीजन करते हैं ये सब, तो उसके बाद में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है भाई हमारा रिवाइज हो गया। उसके बाद में एक टेस्ट आ जाएगा, वो टेस्ट ये कन्फर्म कर देता है कि जो भी हमने पढ़ा कि हमको कितना आ गया। और जैसे आपको लगा कि मेरे भाई जो भी पेपर हो रहा है 20 मार्क्स का हो रहा है, उसमें से 15 आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं, 19 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, तो आपको बता देंगे मेरे किस लेवल का तैयार हो गया। पर ये जब ही है जब आप रेगुलर आप रिवीजन को अटेंड कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, है ना, तो उससे क्या है कॉन्फिडेंस बनता है। और लास्ट में जाके जैसे रिवीजन ओवर होता है, वहाँ पे फुल पेपर मिलते हैं आपको। बीच में फुल पेपर आएंगे, ऐसा नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए बीच में टीचर्स दे सकते हैं, तो वो जब भी दे सकते हैं जब बच्चा कनेक्ट हो कि भाई कोई अच्छा बच्चा है, तो ये नहीं कि वो चैप्टर वाइज चल रहा है। कुछ अच्छे बच्चे हैं तो उनके लिए फुल टेस्ट भी लिए जा सकते हैं, तो उसको भी पता पड़ जाएगा कि क्या चलता है। तो अगर जैसे ही हमारे जब रिवीजन कोर्स खत्म हो जाता है, उसके बाद फुल टेस्ट सीरीज चालू हुई, फुल टेस्ट, तो उसमें आपको ये पता पड़ेगा कॉन्फिडेंस, जैसे अचानक ने बताया कि वहाँ पे जाते हैं रोल नंबर वगैरह गलत हो गया, ये आ गया, है ना, उस वजह से थोड़ा टेंशन हो रहा है। यहाँ पे आके जब आप टेस्ट दोगे तो उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो आपको ऐसा लगेगा CBSE का जब पेपर दोगे कि अरे मैं तो बहुत सारे टेस्ट दिया हूँ, अब क्या है इसमें, ये एक नया एक और टेस्ट, तो उसमें इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएंगी जब आपने इतने सारे टेस्ट दे लिए होंगे। और प्री बोर्ड जो है स्कूल के, वो भी देते रहिएगा। आई थिंक आप लोग का ये डाउट क्लियर हो गया, जैसा सर और अक्षांत ने बताया टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ रिगार्डिंग। और एक क्वेश्चन और भी स्टूडेंट का है कि SST के बारे में, कि SST के बारे में लोगों को बहुत डाउटफुल रहता है कि वो कैसे प्रिपेयर करें, उसके बारे में पूछा है। SST में लोगों की क्या प्रॉब्लम रहती है कि 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो सब लोग समझते कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, 4 सब्जेक्ट एक साथ और फिर पूरा एक ही पेपर आएगा। ये भी नहीं कि अलग अलग आए तो टाइम मिलेगा थोड़ा बहुत, एक ही पेपर आता है, तो फिर बच्चों को बहुत बोर रहता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब में 2-2, 3-3 चैप्टर रहते हैं। और फिर रही बात हिस्ट्री की, तो वो इतना लॉजिकली है कि अगर एक बार आप एक डेट से शुरू करो, तो ऐसा नहीं है कि पहले बीच की डेट आ गई फिर शुरू की डेट आ गई, ऐसा नहीं होता उसमें। एक बार जहाँ से स्टार्ट करोगे इनिशियल टू फाइनल चलेगा उसमें, तो उतने बीच में आपको प्रॉब्लम ये नहीं रहेगी कि मतलब याद करना पड़ेगा या कुछ।
एक पेज पे आप आराम से डेट लिख लीजिए, डेट के थ्रू आप पढ़ते रहिए। ज्योग्राफी का तो इतना सरल रहता है कि बिल्कुल जनरली आता पेपर बिल्कुल जनरली 80% से ज़्यादा तो ज्योग्राफी का तुमको खुद आता होगा, जैसे वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, सॉइल के बारे में, एयर के बारे में, प्लांट्स के बारे में, सब जनरली रहता है। पॉलिटिक्स में क्या है, 10th में पॉलिटिक्स में इंडिया का ज़्यादा है, तो इंडिया के बारे में ज़्यादातर तो पता ही। बच्चे बस क्या प्रॉब्लम कर देते, पैराग्राफ लिखना शुरू कर देते आंसर में। तो मेरी राय ये है, पैराग्राफ की जगह अगर आप पॉइंट्स में आंसर लिखोगे, 2-2 लाइन के, एक पॉइंट 2 लाइन का, ऐसे 5 नंबर क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट, 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट, 1 नंबर का है तो 1 पॉइंट, ऐसे चलोगे तो अच्छा रहेगा। तो थैंक यू अक्षांश। इसमें मैंने देखा कि आपने 2 पॉइंट जो आप लोगों के लिए भी काफ़ी एप्लीकेबल है, इसमें पढ़ते चले जाएँ। तो एक तो इन्होंने बताया कि जैसे डेट सीक्वेंस में लिखने के लिए, और सेकंड थिंग मतलब स्कूल में जो पढ़े उसको भी ध्यान से पढ़े अटेंटिवली, तो काफ़ी इनका कवर हो जाएगा। तो और एक रवि सर से क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि हाउ टू कवर मैथ्स क्वेश्चंस। मैं समझ पा रहा हूँ इस क्वेश्चन को देख के। वो ये है कि सर क्या क्या पढ़ें कि सारे क्वेश्चन मैथ्स के कवर हो जाएं ऐसे इस टाइप से, है ना। तो जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो इम्पोर्टेंट भी रहे और सारे क्वेश्चन भी हो जाएं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को ना छोड़िएगा। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, तो अभी जैसे मान लो बीच में आपने किया होगा एनसीईआरटी को, पर लेकिन अभी भी यहाँ पे आके एनसीईआरटी आपको पहले लगाना है। उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस लगानी है। प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस को ना छोड़ने, क्योंकि उससे आपको ये पता पड़ेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए उसको। तो जैसे ही आप एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो, 95% आई थिंक 95, 96, 97 इतने क्वेश्चन, इतने मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। रहा जो 3-4 मार्क्स रहते हैं तो वो थोड़ा आपने जितना प्रैक्टिस किया होगा अच्छे से, तो उस पर डिपेंड करता है। पर लेकिन लास्ट में जाके आप इतना भी लग जाते हो तो इवन आप 100 भी मार सकते हो, है ना। पर लेकिन आपको अच्छे से करना है एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। रहा आर डी शर्मा का, तो आर डी शर्मा में अब इतना मत लगना लास्ट में जाके, क्योंकि लास्ट में जाके अगर आप लगोगे तो किसी चैप्टर का अगर आपने आर डी शर्मा लगाया तो आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओगे इस समय। इससे पहले आर डी शर्मा बहुत सही था, पर लेकिन अभी आपको एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर पे बहुत फोकस करना है। अगर किसी बच्चे का ये हो जाता है देन ही कैन सॉल्व लेवल 1 ऑफ आर डी शर्मा, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत एप्लीकेबल सर ने बताया, जैसे कि एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करने के लिए, क्योंकि अभी आर डी शर्मा पर डायरेक्ट जंप करने की ज़रूरत नहीं है, पहले एनसीईआरटी पूरी अच्छे से कंप्लीट करें। तो थैंक यू रवि सर। और तो बुक्स के बारे में कुछ, बुक्स और टेस्ट सीरीज, उसके बारे में कुछ इसमें पूछा है कि बुक्स कौन सा यूज करें और टेस्ट सीरीज के बारे में क्या करना है। बुक्स जनरली सर बता ही चुके, सबसे पहले एनसीईआरटी प्रेफर करो, फिर आर डी शर्मा का लेवल 1 लगाओ। ज़्यादा ही अगर एक्साइटेड हो तो लेवल 2 लगा लो, उससे ज़्यादा मत जाओ। तो गोल आपका हाई स्कूल की परसेंटेज रहना चाहिए, इंटर की परसेंटेज रहना चाहिए आई थिंक। तो सीआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर विद आर डी शर्मा लेवल 1, अगर ज़्यादा वो है तो लेवल 2, बस इससे ज़्यादा और कुछ मत लगाओ। और ज़्यादा बुक्स को इकट्ठा मत करो, जैसे ये पब्लिकेशन ले लिया या वो पब्लिकेशन ले लिया, कोई एक बुक रखो। हम नहीं कह रहे आर डी शर्मा ही ले लो, एनसीईआरटी तो टेक्स्ट बुक है ही स्कूल वाली, और एक जो अपना जो तुम्हें अच्छा लगता हो, थोड़ी मतलब कंपटीशन लेवल की होनी भी चाहिए। ये भी नहीं कि एनसीईआरटी जैसी ले लो, थोड़ी कंपटीशन लेवल की होनी चाहिए, तो उससे काम हो जाता है। और टेस्ट सीरीज का क्या है, सर लोग अपने नेट से देख के, वहाँ से मतलब हर जगह से तुम वो क्वेश्चंस लेके एक जगह पे रख के तुमको देते हैं, तो तुम्हें हर तरीके के क्वेश्चंस का अंदाज़ा होता है। तो एकदम से पेपर में देखोगे क्वेश्चंस को तो डर नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, इसको पता नहीं कौन से चैप्टर से है। बच्चे तो यही नहीं समझ पाते कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया। तो टेस्ट सीरीज का ये फ़ायदा है कि समझ में आएगा कहाँ से क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत रिलेट करके लिख पाओगे। और क्वेश्चन को मत छोड़ना पेपर में, कभी कभी हो सकता है टीचर की नज़र ना पड़े, सही हो जाए। ओके, तो आई थिंक 2 चीज़ें उन्होंने काफ़ी अच्छे से एलेबरेट करके बताया कि टेस्ट सीरीज को छोड़ना नहीं, और टेस्ट पेपर जो होते हैं बहुत अच्छे से डिज़ाइन किए जाते हैं कई जगह रिसोर्सेज से, तो वो चीज़ें मतलब आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा है आई थिंक। तो उसके लिए टाइम निकाला अक्षांश, एंड थैंक यू रवि सर फॉर योर दिस वंडरफुल सेशन।